जहाँ तक जो कांग्रेस का इतिहास है और जो मेरा फील्ड है, जिसमें मैं विशेषकर गांधी और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं तो सभी आ जाते हैं, जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। उन सभी का इतिहास बड़े भाई साहब ने बता चुकी हैं। मैं कुछ बातें ये सोच के अब मुझे क्या कट करना है और कितना बोलना है वही बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस सन 1885 में बनी। जब कांग्रेस बनी तब गांधी जी तो इस देश में थे नहीं, मतलब पर राजनीतिक परिदृश्य में नहीं थे। तो कांग्रेस जब A.O. ह्यूम द्वारा बनी थी, जैसा कि कई लोग आरोप भी लगाते हैं और वो आरोप एक हद तक सही भी है, वो एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी बॉल की तरह ही थी। A.O. ह्यूम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा भी था कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अंग्रेज सरकार से बेहतर तालमेल कर सकें। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे और वायसराय के बीच में कोई गलतफहमी हो रही है तो हम बैठकर उसे दूर करेंगे और वायसराय हमारे बीच में होंगे, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं इसको खींच करके मेन ट्रैक पर अभी लाऊंगा। इस तरह से 1885 में कांग्रेस बनी, लेकिन फिर भी उस कांग्रेस का जो मिजाज था वो पूरी तरह से सेक्युलर था। उसमें सभी तरह के लोग थे, जैसा बताया उसमें के अध्यक्ष पारसी थे, यहूदी थे, सभी तरह के लोग, हिंदू मुसलमान, सभी लोगों के कंबाइंड प्रयास से कांग्रेस बनी। लेकिन धीरे धीरे होने क्या लगा, कांग्रेस में कुछ व्यक्ति ऐसे आ गए जो वायसराय से आंख में आंख मिलाकर बात करने लगे। उनकी के लिए बिछने के लिए वो तैयार नहीं थे वायसराय के सामने। ऐसे समय में फिर इस कांग्रेस से एक छोटा सा स्प्लिट होता है और एक संगठन बनता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये 1888 में बनता है। सर सैयद अहमद खान और काशी के राजा शिव प्रताप सिंह द्वारा ये बनता है। यानी देखिए, कांग्रेस एक सेक्युलर था, उसमें से दो धाराएं छूटती हैं, एक हिंदू राजा और दूसरा मुसलमान सामंत, यानी उसका स्वरूप छोटा हो गया। ये पैट्रियोटिक संगठन जो बना, इसे हम सेक्युलर नहीं कह सकते। कांग्रेस अपने मूल रूप में सेक्युलर बनी रही। उसके बाद ये 1888 में बनने के बाद इस पैट्रियोटिक एसोसिएशन के गर्भ से एक और बच्चा पैदा होता है 1906 में, और उसका नाम है मुस्लिम लीग। यानी पहले हिंदू मुसलमान दोनों की बात हो रही थी, फिर अकेले मुसलमान की बात होने लगी और 1906 में मुस्लिम लीग बनी। अभी तक भी गांधी जी परिदृश्य में नहीं आए हैं, अभी नहीं आए हैं। और 1915 में इसकी एक और प्रतिक्रिया होती है और हिंदू महासभा बनती है। मुस्लिम संगठन की काट के लिए हिंदू महासभा बनती है और हिंदू महासभा के गर्भ से एक और बच्चा पैदा होता है, वो 1925 में पैदा होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये यहाँ से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, जो अपने लिए सबसे बड़ा जो आज का विमर्श था वो ये था। महात्मा गांधी इन सब दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वो इन सब घटनाओं को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं
और वो अपना एक अलग ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, 1921 में कांग्रेस के मंच पर सारे बड़े बड़े धुरंधर नेता मौजूद हैं। जलियांवाला हत्याकांड की रिपोर्ट सामने रखी जा रही है, उसमें भी गांधी एक सदस्य के रूप में शामिल थे जांच समिति में, और मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के मंच से प्रश्न किया जाता है कि किसी को इस जलियांवाला हत्याकांड पर कोई आपत्ति हो तो वो अपना हाथ ऊंचा करे, और महात्मा गांधी सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करते हैं और वो कहते हैं 1921 में मंच पर आकर कि अगर आप मुझसे जलियांवाला हत्याकांड की बात पूछते हैं, तो क्योंकि मैं इसका एक सदस्य रहा हूं, तो जिस काम के लिए मैं अंग्रेज सरकार को शैतान कहता हूं, गांधी जी कह रहे हैं, वही काम मैं, यानी 1921 की बात है, जो हमारे देश के लोग दलितों पर कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का डायरिज्म है, डायरवाद है, और मैं उस डायरवाद की भी सख्त निंदा करता हूं। कांग्रेस के मंच पर सन्नाटा पसर जाता है कि ये दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ आदमी, ये कौन है जो दलितों के अत्याचार की बात कर रहा है और कह रहा है कि जनरल डायर ने पंजाब में जितना आतंक फैलाया है उस टोटल को भी जोड़ लिया जाए तो दलितों पर जो भारत में अत्याचार हुए हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए पहले हम डायरिज्म की निंदा करें, तब हम जनरल डायर की निंदा करें। और साथ में वो ये कहते हैं कि मुझे कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मंच को छोड़ करके जा रहा हूं, कांग्रेस को अगर ज़रूरत हो तो वो मुझे अपने आप तलाशेगी। और हुआ भी वही कि जो मंच 1921 में गांधी जी ने छोड़ दिया, 1925 तक आते आते वो पूरा मंच गांधी जी का हो जाता है। ये यहां से बात शुरू होती है। अब गांधी जी ने इस देश की राजनीति में आकर के जो सबसे बड़ा, जैसे आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन के विषय में भी हम जानते हैं कि उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि वो एक नया प्रयोग कर रहे थे, वो एक नई भाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी से पहले इस देश में जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो एक हिंदू कॉमन सेंस काम कर रहा था। उस समय हिंदू कॉमन सेंस के प्रभाव में होते हुए भी महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उस खिलाफत आंदोलन को तुर्की द्वारा तुरंत ही खारिज कर दिया गया, लेकिन गांधी जी एक शोधकर्ता की तरह अपने प्रयोगों को कर रहे थे। वो खिलाफत में से भी कुछ निष्कर्ष निकाल रहे थे। उनका ये मानना था कि भारत एक प्रयोग है और ये प्रयोग मुसलमानों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो खिलाफत आंदोलन की मूल भावना थी वो ये थी कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के एक नई भाषा बनाएं इस देश की, और वही भाषा भारत की भाषा हुई। ये उस समय गांधी जी का सोचना था। आगे आते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, गांधी अपने देश में स्वतंत्रता के दो ट्रैक रहे हैं। पहला ट्रैक जिसमें हम उन बड़े नेताओं को गिनते हैं जिन्होंने इस देश में समाज में समता लाने के लिए, जातिवाद मिटाने के लिए और दलितों के लिए काम किया। उसमें हम मुख्य रूप से पेरियार को गिनते हैं, ज्योतिबा फुले को गिनते हैं, और उनकी पत्नी, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस धारा के लोग थे। एक पैरेलल आंदोलन चल रहा है।
एक आंदोलन वो जिसमें पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर हैं। दूसरा एक और आंदोलन चल रहा है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चल रहा है, जिसमें दादा भाई नौरोजी हैं, जिसमें हम बिरसा मुंडा भी हैं, जिसमें महात्मा गांधी हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, और ये सभी लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी लोग यहाँ से वहाँ तक, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, सभी लोग उसमें शामिल हैं। इन दो आंदोलनों के विमर्श को, इन्हें अलग अलग मत समझिए, ये दोनों समानांतर आंदोलन हैं, और ये संविधान की जो अपनी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, उस पर आकर के ये समांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। जो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत की संविधान की प्रस्तावना में, वो दरअसल इन दो समानांतर विचारधाराओं के प्रतिफल का नतीजा है। और इस प्रतिफल की भी एक पूर्व पीठिका है। महात्मा गांधी उस समय नोआखाली में थी। थोड़ा सा अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो गांधी जी को सही जानकारी कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेता नहीं दे रहे थे कि एक्चुअल में यहाँ घटित क्या हो रहा है। वो अपने सूत्रों से मालूम करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आज संविधान सभा में क्या कहा, आज राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, आज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या कहा। इसके बाद जब नेहरू जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसको गांधी जी के पास भेजते हैं और कहते हैं, जिसे हम आज संविधान में देखते हैं कि बापू ये भारत की संविधान वो प्रस्तावना है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जवाहर ये प्रस्तावना जस की तस लागू करना, इससे इंच भर भी मत सरकना। यानी आज जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है, जो हर आंदोलन में आपको दिखती है, वो गांधी की प्रस्तावना है, पेश नेहरू द्वारा की गई। और उस प्रस्तावना का जो मूल सार है वो यही है कि भारत में हम किसी के योगदान को भी नहीं नकार रहे हैं। हम समता, समानता, विश्व बंधुत्व, जो अच्छे से अच्छे संविधानों का निचोड़ है, वो इस प्रस्तावना में शामिल है। जहाँ तक गांधी जी का प्रश्न है, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि गांधी जी का आंदोलन अलग था, क्रांतिकारियों का आंदोलन अलग था। लेकिन जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो मामला कुछ और दिखता है। मैंने आज सुबह फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा है, भगत सिंह और जितने भी क्रांतिकारी हैं और महात्मा गांधी हैं, वो आपस में गुथे हुए दिखते हैं, अलग नहीं दिखते हैं, अलग नहीं दिखते हैं। आप वक्तव्यों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। गांधी जी क्रांतिकारियों के महत्व को कम नहीं आंक रहे, उनका के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन साथ में उन क्रांतिकारियों से ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग मेरे महाव्यापक अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल हो जाएं तो इस आंदोलन का स्वरूप एक बिग बैंग विस्फोट की तरह विश्वव्यापी हो जाएगा। वे कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं यंग इंडिया में वो लिखते हैं कि मैं बंदूक नहीं चला सकता, इसलिए मैं भगत सिंह के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि न तो मेरा शरीर इतना प्रशिक्षित है, न बंदूक चलाने की मुझे ट्रेनिंग है, न मुझे गोपनीय कार्यक्रमों का अनुभव है। क्योंकि हर स्वतंत्रता आंदोलन, हर क्रांतिकारी आंदोलन अंततः सिकुड़ने के लिए बाध्य है। जब पुलिस की मार पड़ती है किसी एक व्यक्ति पर, तो वो उस गोपनीय संगठन के सभी सदस्यों का नाम ले देते रहे, और यही भगत सिंह के साथ हुआ था, अगर आपको मालूम हो तो। गांधी कह रहे हैं कि अगर भगत सिंह मेरे आंदोलन में शामिल हो जाएं तो भगत सिंह को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मेरे आंदोलन में शामिल होने के लिए न किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और न कोई भी
किसी भी तरह की शारीरिक बल की जरूरत है, बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको अंग्रेज सरकार से भय नहीं होना चाहिए और जेल से डर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मेरे आंदोलन में शामिल हो सकता है। मैंने किसी को भी स्पेशल इनविटेशन नहीं दिया है। भारत की पूरी जनता, कमजोर से कमजोर जनता भी शामिल हो सकती है। न इसमें मुखबिरी का डर, न पुलिस की मार। ये व्यापक आंदोलन है। और जहां तक जेलों का संबंध है तो जेलें तो हमारे लिए बनी है। अगर साबरमती आश्रम का आप उस समय का दृश्य देखें तो साबरमती आश्रम के एक ओर शमशान है और दूसरी ओर जेल है। हमारे राकेश पाठक जी वहाँ गए हैं तो गांधी जी कहते हैं कि क्रांतिकारी की जगह या तो जेल में होती है या शमशान में होती है। तो इसलिए साबरमती आश्रम की जगह भी उन्होंने सोच समझकर बनाई थी। अब हम गांधी जी के इन सब चीज़ों पर, जैसे मैंने बताया, खिलाफत का प्रयोग, असहयोग आंदोलन का प्रयोग, असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस लिया तो उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरे या तो प्रस्तुत करने में कठिनाई है या जनता के समझने में कठिनाई है, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूँ, जिसका व्यापक विरोध भी हुआ। लेकिन गांधी तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से चलते थे। उनकी अंतरात्मा जिधर को कह देती थी वो उधर को चल देते थे और उसमें फिर उन्हें कोई रोक पाना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि अभी महादेव देसाई का प्रसंग सुनाया, ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी शुरू में ही पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठने वाले थे और जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी लोगों ने प्रयास कर लिए, वो रुके नहीं थे। अंततः महादेव देसाई में ही वो दम थी कि कांग्रेस के सारे टॉप लीडर महादेव देसाई के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ही रोक सकते हो बापू को और कोई रोक नहीं सकता। तो ये सच है कि उन्होंने एक संघातक उपवास से गांधी जी को महादेव देसाई ने रोका था। गांधी जी दरअसल चाह क्या रहे थे? आज अपने समाज में बहुत सारी 70 साल की अफवाहों हमारे स्थायी मेमोरी में आ गई हैं। गांधी जी एक नया प्रयोग कर रहे थे। उनका मतभेद आज की विचारधारा से होना स्वाभाविक ही था, उसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि गांधी जी इस भारत को एक ऐसा घर समझते थे जिस पर किसी की मिल्कियत नहीं है। वो कहते थे कि हमारा भारत एक ऐसा घर होगा जिसमें हम सब आते रहेंगे, अपनी अपनी छोटी भूमिकाएं अदा करते रहेंगे, लेकिन कोई भी इसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं करेगा। तो यानी जो लोग आज राष्ट्र को मिल्कियत समझते हैं उनसे गांधी का टकराव स्वाभाविक था। और गांधी जी की मौत भी इसी प्रतिक्रिया में स्वाभाविक थी। अगर आप जेम्स डगलस की किताब लिखें तो 1909 में जब वो इंग्लैंड में थे तो उनकी हिंदू राष्ट्रवादियों से, मैं नाम नहीं लूँगा, बहस होती है। तब हिंदू राष्ट्रवादी उनसे कहते हैं कि रावण को मारने के लिए राम तो चाहिए। तो अंततः गांधी जी को रावण सिद्ध कर दिया गया और राम ने खुद रावण को नहीं मारा। राम एक तरह से उनके भी एक दत्तक पुत्र ही समझ लीजिए, वैचारिक दत्तक पुत्र, उन्होंने गांधी जी की हत्या की। तो ये सारा परिदृश्य ये बतलाता है कि गांधी जी भारत में एक नया प्रयोग कर रहे थे। वो किसी को भी डिनाई नहीं कर रहे थे, वो किसी की अवहेलना नहीं कर रहे थे। वो एक तरह से, एक केमिस्ट्री में एक फेज रूल होता है। फेज रूल मतलब मैं कैसे समझाऊं कि जिसमें एक फेज पर आके सारी प्रावस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस मिलकर एक हो जाती हैं, उनका स्वरूप खत्म हो जाता है। वो इसी प्रकार का एक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जिसमें दक्षिणपंथी भी हों, जिसमें वामपंथी भी हों, जिसमें उत्तरपंथी भी हों, सब हों, गांधीवादी हों, अम्बेडकरवादी हों, सभी हों। ये प्रयोग गांधी जी का था जो अधूरा रह गया। और अधूरा भी नहीं कह सकते, 70 साल का वक्त या 75 साल का वक्त एक व्यक्ति के लिए बहुत होता है, लेकिन एक देश के लिए बहुत कम होता है।
हम इन 75 सालों में गिरे भी, उठे भी, लड़खड़ाए भी, लेकिन फिर से ताकत प्राप्त करके फिर से लड़े। तो इन 75 सालों में हमने एक रास्ता बनाया। रास्ता वही है जो गांधी जी ने प्रस्तावित किया। गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से खेतों में हम हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं तब पगडंडी बनती है, इसी प्रकार से भारत में हिंदू और मुसलमान और सभी जातियां मिलकर चलें तो एक रास्ता बनेगा, एक विमर्श बनेगा, और उस विमर्श से देश एक शक्ल अख्तियार करेगा। यह गांधी का सपना था जो आज पूरा होना है। ये पूरा हमें करना है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, कभी भी आंदोलन उस तरह होती है जैसे गांव में आपने देखा हुआ कि आग के ऊपर राख जमी रहती है, जैसे ही वो राख हटती है वो आग फिर आ जाती है। न तो गांधी खत्म होंगे, न गांधीवाद खत्म होगा, न गांधी की कांग्रेस खत्म होगी, कोई खत्म नहीं होगा। ये समय समय की बात है और समय का चक्र है, ये घूमता है। और हम इस आज़ादी के विमर्श में आज जो 75वें साल में एक पुण्य का कार्य हमारी ओर से हुआ है कि हम इतने लोगों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हुए हैं। हमारे नेता श्री पवन करण जी हैं, तो मैं इनका साधुवाद देता हूं कि इनका जो कलेक्शन है वो दिल को भा गया है। और हम आशा करते हैं कि इतने लोग कम नहीं हैं, जब हमारी आवाज़ें उठेंगी तो वो गूंजेंगी। आप किसी को कम मत आकिए, हमारा बोला हुआ, हमारा लिखा हुआ एक एक शब्द उसकी अनुगूंज पैदा होती है, उस अनुगूंज से ही नया भारत बनेगा। तो मैं इतना ही कह करके और आपको नहीं थकाना चाहता, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।